वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट पहला करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का है। और इससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। बाकी अगर जो जुड़े हुए हैं दोस्तों में तो शेयर करते रहिए। और ये जो आपका जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ फुल्ली एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो आपका पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है उसके अनुसार कराया जा रहा है। और ये जो आप लोग का मैं आज 9th 10th का करवा रहा हूँ, आपको पता है कि जो 9th 10th का सिलेबस है अगर आप उसको पढ़ लीजिएगा तो 6 to 8 में भी वो यूजफुल ही रहेगा। क्योंकि सोशल साइंस में आपको पता है जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9th 10th में भी वही सेम क्वेश्चन ही रहेगा और 6 to 8 में रहेगा। तो आपको जो है 6 से लेकर 10 तक, हालांकि 11 12 के साथ ही भी इसको देखेंगे तो फायदा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए साथी, आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपका पहला जो है प्रैक्टिस सेट सामाजिक जो है विज्ञान का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका इतिहास पार्ट से है। जो है कह रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, पटना शहर में बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और जिस जगह पे अपना जो फैक्ट्री स्थापित हुआ था उसको ही आज पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में जो है यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है। तो बताइए क्या है सही क्रम। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया, आपको पता ही होगा। उसके बाद डच आया, ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आया और फिर फ्रांसीसी आया। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे किए थे? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 1913 ईस्वी में किए थे। आगे कह रहा है कि अमोघ वर्ष जो है किस वंश का शासक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और आपको पता होगा राष्ट्रकूट वंश का जो शासक पूछ रहा है, संस्थापक नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमोघ वर्ष जो है किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रकूट जो वंश था उसका संस्थापक कौन था, जो उसको स्टार्टिंग करने वाला कौन था, उसका जो एक तरह के सृजन करने वाला कौन था, तो वो जगह दंती दुर्ग। चलिए आगे कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। तो हो जाएगा आपका हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में प्रारंभ हुआ। देखिए कितना जो है डीप में जाके क्वेश्चन बनाया गया है, खासकर इसलिए क्योंकि बीपीएससी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डांस करती है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को बनाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अगस्त में बनाया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को आपको भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरुआत हुआ था। आगे कह रहा है कि मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका भारतीय और यूनानी जो है शैली दोनों का जो है मिश्रण है इसमें, तो गांधार शैली में। ठीक है, गांधार आपको पता होगा एक जगह है, कहाँ पे? तो अफगानिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे कह रहा है कि सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति जो है प्राप्त की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या थी। तो इसकी क्या विशेषता थी कि इसके जो है 7 मंत्री जो है ब्राह्मण थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, और इसका जो है आपका पता होगा स्थापना कब किया गया? तो 26 जुलाई 1876 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड में। ठीक है, 18वीं शताब्दी के जो है अंत में इंग्लैंड में जो है शुरू हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी किस वंश का शासक था। हो जाएगा आपका सातवाहन वंश का जो है संस्थापक था, सॉरी शासक था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और अगर पूछा जाए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो होगा सिमुक। और इस वंश से ही सबसे पहले जो है ब्राह्मणों को भूमि दान में देने का प्रथा स्टार्ट हुआ था। चलिए आगरा आगे कह रहा है कि आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के
1857 के विद्रोह ने बिहार के कई जो है नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान सती प्रथा को जो है अवैध घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंक के प्रयास से, सॉरी विलियम बेंटिक के जो है उस समय शासन था और राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ठीक है, 1900 क्या कहते हैं 1828 में, सॉरी 1828 में जो है आपका सती प्रथा जो है अंत हो गया। सती प्रथा समझिए कि ऐसी दुष्ट प्रथा थी हमारे भारतीय समाज में कि जिसमें अगर किसी पत्नी की जो है पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस औरत को या तो आग में जो है जला दिया जाता था या उसे जो है दीवार में चिनवा दिया जाता था, मतलब बहुत ही क्रूर प्रथा था। चलिए आगे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है, ये जो दिया गया है आपका राजदूत कौन जो है किसके दरबार में है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। मेगास्थनी जैसे आपका मौर्य वंश में आया था, ठीक है, और जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। फाहियान जो है आपका, फाहियान जो आपका आया था तो किसके, गुप्त वंश में आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल में आया था। बाकी ह्वेन जो है आपका पुष्य भूति वंश के जो है आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से आपका कूट का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है, बुद्ध तथा महावीर जो है दोनों ही कर्मवाद के जो है समर्थक थे, ठीक है, वो कर्म विश्वास करते थे। जैसे आजकल नहीं होता है, लोग कहता है कि आप जिस मतलब कुछ काम नहीं करेगा, कहेगा कि हमारा किस्मत नहीं साथ दे रहा, चाहिए नहीं दे रहा है, वो रहा है, तो वो लोग कहते थे नहीं, कर्म करो और ये बाकी छोड़ दो जो चीज़ कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, तो कर्मवाद के वो मतलब समर्थक थे। आगे कह रहा है कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य सेन, ठीक है, इस पर एक मूवी भी बनाया मनोज वाजपेयी का, यूट्यूब पे होगा, 1-1.5 घंटा का मूवी है, ध्यान देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चटगांव में जो है बांग्लादेश का, वहीं पे शस्त्रागार जो है कांड हुआ था, उसके जो है मेन लीडर समझिए कि यही कर रहे थे सूर्य सेन। आगे कह रहा है कि 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अकबर महान था, आपको पता ही होगा, ठीक है, और 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा जो है बीरसल के महल में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 1556 में 42 में जन्म हुआ और 1556 में आपको जो इसको क्या हुआ, राज तिलक हुआ, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब इब्न बतूता भारत आया तो भारत का शासक कौन था? देखिए मैं जब बीपीएससी 7th फेज का जो अभी करवा रहा था सेट, तो इस क्वेश्चन को मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था, लेकिन लड़के सुनते नहीं है। जब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता और पेपर हार्ड आता है तो कहते हैं कि सर एक भी क्वेश्चन टकराया नहीं। अरे भाई सीरियस होके पढ़ोगे एग्जाम में तभी टकराएगा, और आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आगे पीछे का तब, सीधा वन लाइनर एकदम दिमाग बैठाने से नहीं होता। देखिए ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बोला था, जब इब्न बतूता भारत आया तो भारत का शासक कौन था? तो इस पर उस समय जो भारत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था, और इस समय 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा जो है नहीं पूछता है, यही ट्रेंड में रहा था। और ध्यान रखिएगा इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का था। कहाँ का? मोरक्को का। मोरक्को जो है आपका साउथ सॉरी अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, अफ्रीका महादेश का। और जो है इसका एक पुस्तक है, ठीक है, उस मतलब उस रेहला है, ठीक है, उसके बारे में बहुत पूछा जाता है, मोहम्मद, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भारत आया तो उसका जो है घटना का वर्णन किया था, वृत्तांत का। तो 3 क्वेश्चन इब्न बतूता से ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, मोरक्को का यात्री था, और रेहला इसके पुस्तक का नाम था। चलिए आगे कह रहा है कि किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का जो शासन था? तो ये हो जाएगा आपका जो है बाबर और हुमायूं के बीच में जो है ये घुस गया, ठीक है, और हुमायूं को बहुत मारा, इतना 1539 और 1540 के युद्ध में इतना मारा कि वो जो है देश छोड़ के भागने में मजबूर हो गया। हालांकि बाद में जब ये शेर शाह सूरी मर गया कालिंजर के किले में, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये आया था, और उसके बाद जो है फिर से शासन किया और गद्दी पे बैठा था। आगे कह रहा है कि बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खानवा का युद्ध, सॉरी 3 होगा, खानवा का युद्ध, ठीक है, और 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। लगातार जो है बाबर 4 युद्ध लड़ा था। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो लड़ा किसका युद्ध लड़ा? तो ये खानवा का युद्ध लड़ा, ठीक है, और उसके बाद जो है चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में,
ठीक है। और उसके बाद जो घाघरा का युद्ध लड़ा 1530 में, और जो है 30 में ही उसकी मृत्यु हो गई। जो इतना बड़ा मुगल साम्राज्य स्थापित करने वाला आदमी मात्र 4 साल भी वो हिंदू का मतलब हिंदुस्तान के सतह भोग किया ही नहीं, समझ युद्ध में उसका ज़िंदगी चला गया था। चलिए आगे कह रहा है कि अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे कहाँ पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 गिरनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक जो है कुशल संगीतज्ञ भी था, मतलब म्यूजिशियन भी था, खूब एकदम इंजॉय करता था, तो वो जगह आपका क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ठीक है। इसलिए उस समय जो आपका देखिएगा वह सिक्का था समुद्रगुप्त के समय जो उन्होंने चलवाया था, उस पर समुद्रगुप्त को जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया। इससे यह साबित होता है कि समुद्रगुप्त जो संगीत प्रेमी था, और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों का शाही जो है कालक्रम में सजाइए। ठीक है। कौन सा जो है राजवंश आप सबसे पहला, फिर उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले कौन आया? तो आपको पता होना चाहिए मौर्य वंश होगा। ठीक है। मौर्य वंश के बाद जो हो जाएगा आपका कुषाण वंश हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका सातवाहन, और फिर लास्ट में जो है आपका गुप्त वंश हो जाएगा। ठीक है। इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जो है भूगोल पार्ट आ गया। इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि आर्द्रताग्राही कण का मतलब होता है जो मॉइस्चर होता है, जलवाष्प होता है, जो बूंद होता है छोटा छोटा, उसको ग्रहण करने वाला। तो क्यों कहा जाता है? तो इसका मेन कारण क्या है? ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा, क्योंकि देखिए ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जल का अवशोषण करते हैं, धूल कण जो है जल को अवशोषित करता है, इसीलिए जो है तो आर्द्रता ग्रही कण कहते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन प्रक्रिया प्रक्रिया होती है। सही बात है। आप जब ऊपर जाइएगा तो क्या होगा? धूल कण के आसपास जो है वातावरण क्या होता है? ठंडा होता है, जिसके कारण क्या होता है? उस पर जो है धूल में जलवाष्प जो जल का बूंद जो है जम जाता है। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि बिहार जो है राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? एकदम रट लीजिएगा, डाटा है। ठीक है। देशांतर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है। 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री जो है आपका पूर्व तक है। ठीक है। इसका जो है अप्रोक्स डाटा दिया गया, हालांकि जो है एग्जैक्ट डाटा जो है आपका, ठीक है, ये जो था 83 डिग्री है। ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट, और ठीक है उसके बाद जो है आपका 50 सेकेंड से लेके आपका हो जाता है इधर 88 डिग्री। ठीक है। 17 मिनट, और जो है आपका 40 सेकेंड होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका देशांतर। देशांतर ये विस्तार। ठीक है। हालांकि वो अक्षांशीय विस्तार अलग है। चलिए आगे कह रहा है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। 1013.25 मिलीवाट। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि दो समानांतर जो है भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण पवनें जो है विक्षेपित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसके दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण जो है मनुष्य द्वारा किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्लूटोनियम। ठीक है। और बहुत ही जो है महंगा धातु भी है। आगे कह रहा है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ब्लॉक पर्वत। ठीक है। धंसे हुए भाग को आपको पता होगा भ्रंश बोलते हैं, और उठे हुए को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ठीक है। फोल्ड माउंटेन जो है इसी का नाम है। सॉरी दोस्तों, वो हो जाएगा बलित का। चलिए आगे कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 जून से लेकर सितंबर के बीच में। और सबसे पहले जो मानसून आपको केरला में 5 जून से जो है एंट्री ले लेता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा जो है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जो है घिरा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका सोमेश्वर का पहाड़ी श्रेणी। ठीक है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस सोमेश्वर का जो पहाड़ी श्रेणी है वो जो आपका उत्तर पश्चिम भाग जो है बिहार से घिरा हुआ है, कि मतलब दिशा में है। आगे कह रहा है कि जब जहाज जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व का पार करता है तो उससे उसकी एक तिथि, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी 7th फेज में आया था। और जब मैं ज्योग्राफी का करा रहा था कंसेप्चुअली पिछले बार सेट, तो उसमें जो है बार बार इसको बोलता था मैं। ठीक है। कि जो है 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता था, उस हिसाब से निकालना होता है पश्चिम से पूर्व में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है तो 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, और 1 डिग्री देशांतर पर कितना मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है।
यही कारण है कि आपका जो सबसे भारत का उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच में जो है वो लगभग 30 डिग्री जो है देशांतर का अंतर है। इसलिए आप जब देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है उसको 2 घंटा के बाद जो है गुजरात में होता है, क्योंकि सबसे पश्चिमी भाग गुजरात है और सबसे पूर्वी भाग क्या है, अरुणाचल प्रदेश अपने भारत के। आगे कह रहा है कि जो आपका क्या कहते हैं, खान दिया गया, खान का नाम दिया गया और उसमें जो दिया गया कौन सा जो है धातु जो है उसके लिए फेमस है। ठीक है, तो चलिए मिला ही लेते हैं, दिया गया है तो। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा खेतरी जो है तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, खेतरी जगह आपको पता होगा राजस्थान में पड़ता है। निवेली जगह जो है लिग्नाइट के लिए है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा आपका लोहा के लिए फेमस है। सॉरी दोस्तों, जादूगोड़ा जो यूरेनियम के लिए है। ठीक है, जादूगोड़ा किसके लिए, यूरेनियम के लिए है। और जो है कुंद्रेमुख लोहा के लिए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सारा का सारा ऑप्शन इंपॉर्टेंट दिया गया इसमें। 4 क्वेश्चन से 4 ऑप्शन बनाया जा सकता है कि जैसे जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है, तो यूरेनियम के लिए। कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है। कुंद्रेमुख, खेतरी, नवेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका कूट क्या निकल कर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, चूना पत्थर क्षेत्र में। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये तो आप लोग का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। अगर आप जो है इसी सिलेबस के अनुसार जो आपका सिलेबस है सोशल साइंस के, उसके हिसाब से आप नोट्स चाहते हैं तो 100 रुपया प्राइस है आपका मिनिमम सोशल साइंस में पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया उस पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप जो है PDF ले सकते हैं। अब बिल्कुल जो है आपका एकदम सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि कम से कम एक बार जो है प्रैक्टिस सेट तो मारिए, साथ साथ आप लोग का जो सिलेबस है उसके हिसाब से एक बार पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बाकी जो है प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, हम जो है PDF दे देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, तैयारी करते रहिए, 1 नंबर का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि जोन स्ट्रेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, टेलर के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि जो है ऋणात्मक हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1921 में। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, निर्यात का मतलब तो दूसरे देश में भेजना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, विशाखापत्तनम और मुर्मुगांव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, वेनेजुएला, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सब क्या है तो दक्षिण अमेरिका का ही देश है। ठीक है, और सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका का कौन सा है, तो ब्राज़ील हो जाएगा। और अमेजन नदी जो है यहीं से होकर बहती है, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है बहाव के दृष्टिकोण से। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त तो जो है सभी कथन सत्य सही है। कह रहा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन जो है सघन उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। सघन का मतलब होता है बहुत नजदीक नजदीक और बहुत जो है घना। कह रहा है कि औसत वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी और जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा नहीं होता है वहाँ समझिए कि पेड़ पौधा नहीं होता है, एक तरीके से घास वाला चीज़ रहता है। ठीक है ना, और औसत वर्षा में मानसूनी वन होता है जिसके बारे में पता होगा, पतझड़ में झड़ जाता है फिर लगता है इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा वर्षा होता है जहाँ पे सघन उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित देश और उसकी राजधानी में कौन सा जो है युग्म गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 गलत है। ठीक है, उसका मेल इथोपिया की राजधानी कहाँ है, तो इथोपिया की राजधानी आपको पता होना चाहिए जो है आदिस अबाबा है। ठीक है, सुहा नहीं है, कहाँ है तो आदिस अबाबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कुछ भाग जो है इसका यूरोप में है और कुछ भाग जो है आपका कहाँ है तो एशिया में है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जो है समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शुष्क ग्रीष्मकाल और जो है आर्द्र सर्दियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत जो है कब होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, 22 दिसंबर को। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, उसको ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं और वो जो सबसे गर्मी का दिन और मतलब
होता है क्या दक्षिणी गोलार्ध में। आगे कह रहा है कि पौधे की उपज के लिए कौन सी मृदा जो सबसे अच्छी होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोमट मृदा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस होता है इसमें और ये जो है बहुत जो है उपयोगी होता है। आगे कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है, उत्तर की ओर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गंडक हो गया, कमला हो गया, बागमती हो। देखिए जो भी नदी जो है बिहार में मेनली बाढ़ लाने का काम करती है ना, वो उत्तर की ओर से मिलती है। जैसे हो गया गंडक, कमला, बागमती। हालांकि कोसी भी जो है उत्तर की ओर से ही मिलती है, लेकिन उसमें जो है कर्मनाशा जो है ये बक्सर का नदी है, जो कि एक गलत ऑप्शन दिया गया है। इसलिए ये जो है गंडक हो गया आपका, कमला हो गया, बागमती, कोसी, बलान, ये सब जो है उत्तर की जो है बिहार की नदियां हैं, जो कि अक्सर बाढ़ लाती है उस क्षेत्र में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दुर्गापुर को। ठीक है, दुर्गापुर जो है आपका सॉरी दोस्तों, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब मुझे भी अजीब लग रहा था बोलते हुए। आगे कह रहा है कि भारत में सबसे जो है छोटा घुमावदार पर्वत कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अरावली है। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रृंखला जो सबसे पुरानी है और इसका सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, तो गुरु शिखर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है अर्थव्यवस्था का जो है आपका आ गया। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है बजट के पूंजी खाते में सम्मिलित होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक उधारी से प्राप्त है। ठीक है, ये जो है आपका बजट के पूंजी खाते में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा जो निर्दिष्ट करता है किस, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वित्त विभाग प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच अंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि क्या करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सरकारी जो है प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को जो है बढ़ा दे। ठीक है, चलिए, मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का जो वैल्यू गिर जाना, तो उसी स्थिति में। ठीक है, आगे कह रहा है कि देश का भुगतान संतुलन की अवस्था में तब होता है, देश का जो है भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब जो है घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, और इसको एकदम रट लीजिएगा, ये जो एसबीज वगैरह दिया है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है, अन्य वित्तीय पूर्वरत रहे, तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम होता है किस पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में जो है ह्रास हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकारों की आय पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, और उसको अवरोही क्रम में उनके परिणाम के अनुसार जो है अनुक्रम करना। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, सबसे पहले जो बड़ा लेवल पे क्या आता है, राष्ट्रीय आय। ठीक है, उसके बाद जो उससे छोटा लेवल पे क्या आ गया आपका निजी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिगत, और फिर हो जाएगा प्रयोज्य आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ब्याज भुगतान जो है भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसर जो है चयनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, IID। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारणतः जो है किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता हो। नेक्स्ट जो है आपका जो है राजनीति शास्त्र का पार्ट आ गया है, 4 पार्ट में इसमें बनाया गया सेट, ताकि जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक और जो है अर्थशास्त्र जिनका भी हो सबको जो है मदद मिले। ठीक है, तो इस सेट को आप जरूर बनाइएगा। बाकी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत संतुष्ट हूँ मैं इसके लेवल से, तो आप जरूर सेट को बनाइए, बाकी दोस्तों में शेयर कीजिए। और 6 to 8 वाले भी इसको बनाएं, 9th 10th वाले तो बनाना ही बनाना, 11 12 वाले भी बनाए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सोशल साइंस और साइंस में क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे भारत का जो है क्या कहते हैं मानक मध्याह्न जो है रेखा, मतलब क्या किस किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो सबके लिए सेम रहेगा।
भारतीय अक्षांशीय विस्तार 6 to 8 में भी अगर पूछेगा तो सेम रहेगा, 9th 10th में भी सेम रहेगा, 11 12 में भी सेम रहेगा। बस क्या रहेगा, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड आपका लोग जो है सिलेबस के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि सोशल साइंस और साइंस का जो प्रैक्टिस सेट होगा, सब एक दूसरे का लगाइए, ठीक है? इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है? चलिए, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्याय प्रणाली की अवधारणा का सार जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से जो है स्वतंत्र जो है न्याय प्रणाली का जो है लिया गया है, ठीक है? आगे कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक जो है व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, जो है आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है गणतंत्रीय है, और उसके बाद संघीय और संसदीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम जो है गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये बहुत पूछता भी है। तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक है? और इसको जो है लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। हालांकि इनका सरकार पूरा 5 साल नहीं चल पाया था, बीच में ही जो है गिर गया था। आगे कह रहा है कि किसकी जो है रेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जिलाधीश, ठीक है? आगे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जो है रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो है आपका हाई कोर्ट में भी जारी हो सकता है, और जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जारी होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और आपको पता है ये जो है आपको अधिकार कौन देता है? तो आर्टिकल 32 देता है, जिसको अम्बेडकर ने के संविधान का जो है हृदय एवं आत्मा कहा था। चलिए, आगे कह रहा है कि मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नगर निगम का जांच नहीं करता। ये जो है आपका केंद्र लेवल का जांच करता है, और राज्य लेवल का, ये सब सरकारी उद्योग का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है नौकरशाही की विशेषता नहीं है? नौकरशाही का मतलब होता है ये जो पीसीएस लेवल से जो अधिकारी चुन के जाते हैं, ठीक है? जो ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका जो बजट जो भी चीज़ होता है उसमें उन लोगों का बहुत योगदान होता है एजुकेशन पॉलिसी या कुछ भी बनाने में, तो उसको जो है नौकरशाही बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अक्षमता में। आगे कह रहा है कि उदारवाद जो है किसका हित चाहता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 धनवानों का जो है हित चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषण की स्वतंत्रता जो है किस शासन के लिए आवश्यक है? तो आपको पता होना चाहिए भाषण सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है? तो लोकतंत्र में चलता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खूब हवाबाजी चलता है इलेक्शन के समय आते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दल जो है दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द्विदलीय पद्धति, ठीक है? आगे कह रहा है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है, तो आपका हो जाएगा राज्य हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था किसका? तो आपको पता होना चाहिए अशोक मेहता समिति का था, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा जो आपका एक जो है गांव लेवल का जो ग्राम पंचायत होता है वो रहा, और जो है उसके बाद जिला स्तर पर जो जिला परिषद पंचायत होता था वो रहा, ठीक है? बीच का जो आपका ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता था उसको हटा दिया गया, और ये जो है उस राज्य के लिए अप्लीकेबल है जहाँ जो जनसंख्या कम होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जाइएगा तो मात्र द्विस्तरीय जो है कई राज्यों में जो है पंचायत समिति है, अधिव्यवस्था है। आगे कह रहा है कि सीमाओं के भीतर हमें अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है मंत्रिमंडलीय मिशन, ठीक है? आपको पता होगा कैबिनेट मिशन उसको बोल सकते हैं, उसके जो है अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति शास्त्र के जनक माने जाते हैं किसको? तो ये हो जाएगा आपका अरस्तु हो जाएगा, ठीक है? और प्लूटो का चेला था ये, और प्लूटो किसका चेला था? तो सुकरात का था। सब जो है यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक थे, और सुकरात से बड़ा जो है ऐसा माना जाता है कि आज तक धरती पे कोई दार्शनिक आया नहीं है, ठीक है? हालांकि कुछ दिन जो है ओशो रजनीश उसको जो है
उसका भी तर्क ऐसा है कि आप सुनिएगा तो दिमाग हिल जाएगा, लेकिन सुकरात से बड़ा जो है दार्शनिक अ, कोई नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत क्या है, तो ये हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो है सही सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता किस में निहित होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जनता में निहित होती है। और इसी के साथ जो है साथ ही आप लोग का जो है सामाजिक विज्ञान का पहला प्रैक्टिस सेट जो है 80 क्वेश्चन का मैं करवा चुका हूं, और इसको मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जो है 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के सारे साथी देखें, क्योंकि सोशल साइंस आप देख सकते हैं एक दूसरे का, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, कम से कम 6 से लेकर 10th वाले तो आराम से देखिए, क्योंकि 11, 12 में मानते हैं थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, लेकिन उसको भी देखिएगा तो आपको फायदा ही होगा। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान वाले साथी एक दूसरे का देख सकते हैं, हिंदी वाले साथी क्या करेंगे तो एक दूसरे का व्याकरण देख सकते हैं, ठीक है। और 6 to 8 और 9, 10 वाले साथी एक दूसरे का देखें, उससे क्या होगा, दोनों का एक दूसरे का परस्पर तैयारी बढ़िया होगा, ठीक है। तो आप जरूर देखिए, और इसी के साथ जो है मैं आप लोग का प्रैक्टिस सेट पहला खत्म करता हूँ। बाकी आप लोग को अगर सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट से जो है रैंडम आपका तैयारी होता है। इससे ये प्रैक्टिस सेट किसके लिए, जिसका सिलेबस पढ़ा हो चुका है। तो आप सिलेबस अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग का सोशल साइंस और हिंदी का पीडीएफ जो कंप्लीट है क्लास 9, 10 का, और 11, 12 में आप लोग का सोशल साइंस का है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग का जो है क्लास 6 to 8 में जो है सोशल साइंस और साइंस का पीडीएफ तैयार है, हिंदी का नहीं है, बहुत जल्दी आप लोग का हिंदी का भी तैयार कर लिया जाएगा। तो आप पीडीएफ लेके आपका सब्जेक्ट वाइज जो है चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट मारते रहे, आपका तैयारी 1 नंबर का सॉलिड हो जाएगा। बाकी जो 40 नंबर का कॉमन पेपर है साथ ही में आप लोग को पीडीएफ जो है इसी के साथ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं है करवाना पाना, हालांकि मैं जो भी मिलेगा टाइम उसमें करवाऊंगा, क्योंकि और भी साथियों का करवाना, जैसे विज्ञान हो गया, आपका हिंदी हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है 40 नंबर का जो कॉमन पेपर मैं दे देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है साथी। तो चलिए लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।